हर वक्त तो तुम बीमार रहती हो, जाने कितना काम है तुम्हें। अरे सारी औरतें घर पर काम ही करती हैं, तुम कोई अलग नहीं हो। सुबह से 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला सपना को। 5 बजे सुबह से उठकर एक के बाद एक काम निपटाती गई। 2 बार चाय रखी रखी ठंडी हो चुकी थी और वो किसी काम में उलझ जाती। जब ध्यान आता तब तक चाय के प्राण निकल चुके होते। साफ सफाई, बर्तन, चाय, नाश्ता, लंच की तैयारी और बच्चों के टिफिन से लेकर बाबूजी की चाय और माताजी के पूजा पाठ तक की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी। इतने में पड़ोस की सखी सुषमा आ गई, घर पर सत्यनारायण की कथा हेतु आमंत्रण देने। अरे सपना, ये क्या अब तक चाय नहीं पी तुमने? नहीं यार, चाय पीने का समय ही नहीं मिला। कल चावल के सेव बनाए थे, रुको तुम्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे साथ में मैं भी खा लूँगी, ऐसे तो फुर्सत मिल ही नहीं पाती। हाँ ठीक है, बना लो चाय, कहकर सुषमा बैठ गई। सपना ने चावल के सेव तले और सुषमा को दे दिए। चाय का पानी रखने गई, अदरक व चाय पत्ती डालकर बैठी। तब तक अजीत नहा कर आ गया। सपना, जरा मेरे कपड़े निकाल दो। पूरे घर में अदरक व चाय पत्ती की तीखी सुगंध फैली हुई थी। भूख ने फिर से अंगड़ाई ली, पर अजीत की आवाज़ पर आ रही हूँ कहकर सपना ने सुषमा से कहा, 2 मिनट में आती हूँ। सुषमा ने कहा, सपना मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ, तू कल समय पर आ जाना। अच्छा ठीक है, कहकर सपना ने माताजी और बाबूजी को सेब का और चाय दिए और अपने हिस्से के सेब रखे और अजीत की तैयारियों में जुट गई। लगभग 1 घंटे बाद उसने सोचा, जाऊं दूध ले आऊं, तब सुकून से खाऊं। दूध लेकर सपना घर पहुंची। भूख के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। उसने सोचा कि बस घर पहुंच के सबसे पहले अपनी पसंद के चावल के सेब खाऊंगी, और उसने अब अपनी ठंडी चाय और सेब लेने को जब किचन में झांका तो देखा प्लेट तो खाली है। सामने बरामदे में सासू माँ ने उसके हिस्से की प्लेट के सेब भी खत्म कर दिए थे। उसका मन भर आया। 12 बज रहे थे, शरीर थक चुका था, भूख के कारण आंखें मूंदने लगी थी। उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। वह आंखें मूंदे वही सोफे पर निढाल हो गई। उसकी जिंदगी सालों से यूं ही चल रही थी। दिन भर चक्कर घिन्नी की तरह वो घूमती रहती, और जब खुद के खाने की बारी आती तब तक या तो सब कुछ खत्म हो जाता या फिर कुछ और कारण से उसके हिस्से पर संकट आ जाता, और तब तक दोबारा बनाने के लिए उसकी हिम्मत खत्म हो चुकी होती। सच तो ये था कि वो काम करने की मशीन बन गई थी। उस मशीन में ईंधन है या नहीं, इसकी फिक्र किसी को नहीं थी, पर हाड़ मास की इस मशीन की कुछ शारीरिक ज़रूरतें थीं जो अपेक्षा के कुछ में फंस कर रह गई थी। पर उस दिन जब थकान के कारण वो सो गई तो उठ ही ना पाई। 12 बजे दोपहर की पड़ी हुई, सुबह से कुछ खाए बगैर, और आज उठी तो देखा कि 4:30 हो चुके हैं। सिर में अचानक दर्द था, बुखार से शरीर तप रहा था। उठने की कोशिश की तो पांव लड़खड़ा से गए, गला सूख कर कांटे सा हो गया था, उल्टियां आ रही थी और वो बेहोश सी हो गई। शाम होने को आई, बच्चे आ गए। अब भी जब वो ना उठी तो सास से ना रहा गया। सास ने पूछा, आज सोती ही रहोगी क्या? कोई काम नहीं किया रसोई का? पूरी रसोई फैला रखी है। एक मैं थी जब समेट कर लेटती थी, वरना मुझे तो बिस्तर काटने लगता था कि काम पड़ा है और मैं सो रही हूँ। पर आजकल की बहुएं तो बस भी करो, देखो उसको कोई तकलीफ तो नहीं, ऐसे तो नहीं लेटती कभी। बाबूजी दबे स्वर में बोले, जाओ आज तुम ही चाय बना लो, बच्चों को देख लो, शायद कोई दिक्कत है उसे। वो दोबारा हिम्मत करके बोले। सपना का मन रो उठा। आत्मा द्रवित की कैसे उठूं, उसके शरीर में ताकत ही नहीं थी। तभी बेटी आई और माँ को छूकर बोली, मम्मी आपको तो बुखार है। बिटिया दौड़कर दादी को बता आई। दादी झुंझला कर उठी, पूरे समय बड़बड़ाती रही, बच्चों को ब्रेड थमा दी और पति को चाय ब्रेड। अजीत आए तो भी वही हाल, सबने ब्रेड चाय से काम चलाया, पर सपना को पूछना ही भूल गए। अजीत कमरे में आए, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, फीवर है। दवा खाई तुमने?
नहीं, वो सुबह से कुछ खाया नहीं था तो खाली पेट कैसे? क्यों सुबह से कुछ खाया नहीं? करती क्या हो तुम दिन भर? अरे काम के चक्कर में भूल गई। चक्कर आने लगा तो उसकी बात बीच में ही काट कर काम, फिर काम का ताना। हर वक्त तो तुम बीमार रहती हो, जाने कितना काम है तुम्हें। अरे सारी औरतें घर पर काम ही तो करती हैं, तुम कोई अलग नहीं हो। महीने के 20 दिन तुम बीमार रहती हो और दोष देती हो कि काम के कारण तुम बीमार हो। अब एक काम मत करना तुम, सब तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं। पहले कैसे रहते थे सब? सबकी करता धरता तुम ही हो क्या? सपना चुप सोचने लगी। आज मैं काम नहीं कर पा रही, इसीलिए ही तो इतना सुन रही हूँ। क्यों बीमार पड़ गई मैं? क्यों? शक्ति नहीं उठने की, क्रोध में उठने की कोशिश की तो फिर दर्द की एक लहर ने उसके शरीर को कपा दिया। उसने हार कर सब निश्चय त्याग दिया और निढाल सी पड़ी रही, मानो अजीत के शब्दों ने उसे और घायल कर दिया हो। उसे याद आने लगा वो पल जब वो मायके में बीमार होती थी तो पूरा घर, माँ बाबूजी, भाई बहन सब उसकी चिंता करने लगते थे। जो उसकी इच्छा हो वो बनाती थी माँ, और बीसों विकल्प देती थी कि लाडो ये खा ले, ये मत कर, वो मत कर, लेटी रहना, उठना नहीं। बाबूजी दफ्तर से आते ही कमरे में आकर पूछते, दवाई खाई? माथा छूकर देखते, सब याद आता रहा और आंखों के कोर गीले हो उठे। किसी तरह शाम का इंतज़ाम हुआ। होटल से रोटियां खरीदी गईं और सबने दूध, घी और गुड़ जिससे मन था उससे खाया। सासू ने देखा तो एक रोटी मात्र बची थी। किसी को ध्यान ही नहीं आया कि अभी तक सपना ने कुछ नहीं खाया है। अजीत ने झुंझलाकर कहा, अब नहीं जाऊंगा मैं ढाबे पर दोबारा। सपना सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी कि मेरा हिस्सा क्या? इस स्थिति में भी मुझे बिना काम किए अपने हिस्से का निवाला खाने का भी अधिकार नहीं है। तभी बेटी कमरे में एक रोटी और गुड़ लेकर आई और सपना को देकर कहा, मम्मी ये रोटी बची है, खा लो। बेटी के ये शब्द उसे लग से गए कि चलो शुक्र है किसी ने ये तो सोचा कि मम्मी ने कुछ नहीं खाया है। अपने हिस्से का उस कीमती आखिरी रोटी को सपना जल्दी जल्दी मुंह में भरने लगी। उस रात बहुत दिनों बाद उसने अपनी डायरी खोली, क्योंकि मन की बातों को किसी से बांटना था। दूसरे दिन सुबह उठ गई और अजीत उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए, कहा बहुत कमज़ोर है ये, प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन सबकी कमी के कारण लो ब्लड प्रेशर है, हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है और इन सबको एक पूरी तरह से स्वस्थ आहार ही दूर कर सकता है। फिलहाल इन्हें एडमिट करिए, ड्रिप चढ़वाइए और तब ही घर ले जाइएगा। जब वो अस्पताल में भर्ती हुई तब उसी दिन कपड़ों की अलमारी में खुद के लिए टाई ढूंढ रहे अजीत को उसकी डायरी मिल गई, जिसमें उसके पिछले 12 वर्षों के तिरस्कार और घुटन का जिक्र था। एक दुलारी बेटी के ससुराल आते ही उपेक्षित बहू बन जाने का दुख लिखा गया था। कभी मनपसंद डिश खत्म हो जाने का वृत्तांत, तो कभी सब अच्छा बनाया था पर अंत में खुद के ना खा पाने का जिक्र। कहने को तो वो सबकी जीव की लालसा थी, किंतु इस बचपने में उसके भीतर की उस बच्ची का दमन था जो यदि आज जीवित होती तो शायद स्वस्थ होती। इस डायरी में उसने अपनी इन इच्छाओं का दमन उकेरा था, जिसे जिजीविषा कहते हैं। कुछ नया पहनने से लेकर मनपसंद चीज़ ना खा पाने तक का दुख, जो अंत में खुद को महत्व ना देने पर ख़त्म हुआ, और कुछ इस तरह से ख़त्म हुआ कि आज वो अस्पताल में भर्ती हो गई। ये सब पढ़कर अजीत को लगा कि सपना का दोषी तो वास्तव में वो ही है। उसने कैसे अपनी अन्नपूर्णा के निवाले और उसके हिस्से पर ध्यान नहीं दिया? क्या वो इतना स्वार्थी है कि थाली में व्यंजन परोसने वाली अपनी अर्धांगिनी को उपेक्षित कर दिया? उसकी भूख प्यास, ज़रूरतें और ख्वाहिशों सबको भूल गया। बात
सिर्फ निवालों की नहीं, खुशियों की थी। काश उसने अपनी जीवन संगिनी की थाली में संपूर्ण आहार का ध्यान रखा होता। तानों, उल्हानों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के भार के साथ उसके हिस्से में उसकी खुशी, इच्छाओं और पसंद नापसंद का भी ध्यान रखा होता, तभी तो वो संपूर्ण हो पाता। अजीत समझ गया कि ये रोग तन के नहीं बल्कि मन के हैं। सपना दूसरों की उपेक्षा देख देख के स्वयं खुद को उपेक्षित करने लगी, क्योंकि हर स्त्री तभी खुद को महत्व देती है जब देखती है कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। उसे यही लगा कि उसको ये कर्तव्य निभाने हैं। इसके पीछे कब उसका आत्म खत्म हो गया, इसका भाव ही नहीं हो पाया। अजीत की आंखों में पछतावे के आंसू थे, मगर दिल में अपनी बाल मना सहचरी के लिए अगाध प्रेम। 2-3 दिन अस्पताल में जरूरी उपचार, इंजेक्शन व ग्लूकोज चढ़ाने के बाद सपना की हालत कुछ सुधरी। घर आते वक्त सपना के मन में यही भय था कि इन 3 दिनों में किसी को ना तो ढंग से खाना मिल पाया होगा, ना ही घर की देखरेख। उफ, कैसा हो गया है घर, जैसे सालों से झाड़ू का मुंह नहीं देखा। फर्श ने गंदे कपड़ों के अंबार और बेतरतीब फैला हुआ घर, कहीं रसोई में खुले डिब्बे और फटे पैकेट्स के ढेर। सोच सोच कर सपना का मन व्यवस्थित था कि अब कैसे क्या करेगी वो। घर में घुसते ही चकाचक चमकती फर्श ने उसका स्वागत किया। रसोई घर में तरीके से सजा कर रखे डिब्बे व चमकते साफ बर्तन, सलीके से सजे हुए बैठक वाले कमरे के सोफे व कुशन उसका स्वागत करने को जैसे हाथ जोड़ते हुए थे। उसने अविश्वास से अजीत को देखा, मानो पूछ रही हो, अरे ये किसने किया? अजीत ने मुस्कुराकर इशारों में ही उसे आश्वस्त किया, हाँ मैंने ही किया है। सपना बहुत चक्की सी घर देखती रही। तभी अजीत ने फ्रिज खोल कर कहा, चलो सपना, सबसे पहले तुम जूस पियो, उसके बाद हम शाम को खाना खुद बनाएंगे तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे पसंद का। सपना को विश्वास नहीं हुआ कि ये उसकी आंखों का धोखा है या सच। ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगे? वो कहने को सोच ही रही थी, पर होठ खुले ही नहीं उसके। तब तक अजीत ने जैसे उसके मनोभाव पढ़ लिए। अरे सोच क्या रही हो, जूस पियो, पूरे 12 साल बाद होश में आया हूँ, अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगा मैं। अरे नहीं, आप पी लो ये जूस, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं होगा ढंग से। मैं तो अब ठीक ही हूँ। अपना गिलास आगे बढ़ाते हुए सपना ने कहा, नहीं सपना, ये तुम्हारे लिए है। अपने हिस्से का निवाला हो या हक, उसे खुद के लिए ही रखो। अपनी ये आदत बदलो, जान है तो ही जहान है। सपना, मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, पर अपना ख्याल खुद से रखो, खुद को महत्व दो, अपनी खुशी का ख्याल रखो। जिस इंसान के जीवन में खुद के प्रति चौव नहीं, वहाँ जीविका नहीं हो सकती, और इसी ने तुम्हें आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। मुझे माफ़ कर दो सपना, गलती मेरी है कि मैंने अपने आधे अंक पर ध्यान क्यों नहीं दिया। यदि दिया होता तो तुम यूं मुरझा तो ना जाती। कहकर अजीत ने सपना को अपने बाहों में भर लिया। दूर कहीं क्षितिज में मानो अंधकार का छट गया था और एक उषा की किरण के रूप में एक नवीन जीवेषणा का संचार हो चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब